Hey everyone, welcome back here YouTube channel Dwarka Studies. So first of all, congratulations to everyone because आप क्लास 9th में आ चुके हैं और उसके लिए मैंने आपके लिए स्टार्ट करी है क्लास 9th की मैथ्स की क्लासेस, जहां पर हम अपनी वीडियोस के अंदर करने वाले हैं मैथ्स की बेसिक प्रॉब्लम्स को खत्म। जिन बच्चों को मैथ्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, सो मैं बनाने वाला हूं मैथ्स को आपके लिए इजी। बने रहिए मेरे चैनल पर और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो आने वाली होगी वो डायरेक्ट आप तक जल्दी से पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का मैथ्स का, जिसका नेम हमारा होने वाला है क्या, नंबर सिस्टम। तो भाई बेसिकली इसका मतलब क्या है, हमें इस चैप्टर के अंदर नंबर्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमें यहाँ पर सम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर्स और आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स की नॉलेज होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी हम आगे बेसिक कर पाएंगे। बिकॉज क्लास 9 से हमारी वो मैथ स्टार्ट होती है जो कि हमारी क्लास 10th के अंदर भी हमारी हेल्प करने वाली होती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कि यहाँ पर इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, है ना। इवन नंबर, ऑड नंबर्स पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, है ना। और भी कई सारे नंबर्स की नॉलेज लेंगे। तो बेसिकली देखो इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं ये आपको नॉलेज पहले से भी होगी। तो इवन नंबर्स को हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं। इस वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। तो भाई बेसिकली देखो इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या कौन सी होती है हमारी, जो कि दो के पहाड़े में, यानी कि जो नंबर्स 2 के टेबल से कट होते हैं या फिर 2 के पहाड़े के अंदर आते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। बेसिकली क्या, सम संख्या उन्हें कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो भाई देखो 0, 2, 4, 6, 8 और 10 आ जाएगा, यानी कि 10 की अगर आप लास्ट डिजिट देखेंगे तो लास्ट डिजिट फिर से क्या हो गई, 0। इसके बाद क्या आएगा 12, 12 की लास्ट डिजिट क्या होगी, 2 होगी। यानी कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट जो फर्स्ट डिजिट होती है, एक कहने का मतलब वो कौन क्या कहलाएगी, हमारा इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहलाएगी। इसका ऑपोजिट ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो बेसिकली विषम संख्या वो नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स, जो कभी 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। तो बेसिकली जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और क्या आएगा 11। 11 का फर्स्ट नंबर क्या होगा 1, जो कि इससे मैच होता है। इसका मतलब यहाँ पर ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स यानी कि वो अभाज्य संख्याएं, जो नंबर सिर्फ अपने टेबल के अंदर आते हैं, कभी अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते, वो नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। बेसिकली हम यहां पर लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और एक्सेट्रा। कई सारे हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, जो आपके लिए नया और एक अच्छा है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। तो भाई हमेशा याद रखना, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो p बाय q की फॉर्म में आते हैं। जो संख्याएं आप बटे में लिखा देखते हो एक दूसरे के नीचे, उन्हें क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर कहा जाता है। यानी कि p बाय q की फॉर्म में जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपका रेशनल नंबर्स कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए 1/2, 3/2, है ना, 4/5, जो बटे में लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्लियर हुआ। आगे इसका ऑपोजिट इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p बाय q की फॉर्म में नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। बेसिकली इरेशनल नंबर्स की पहचान रूट ऐसे भी होती है, अगर √2, √3, √5, √7, ये सभी के सभी नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि हमारी कौन सी संख्याएं होती हैं, ये अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर। अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ आपको रेशनल नंबर्स के बारे में। तो बेसिकली रेशनल नंबर्स कहते हैं, रेशनल नंबर में ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर कहता है कि जो मेरा डिनोमिनेटर होगा ना, जो मेरा हर होगा, वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में होता है तो हम इस क्लास 9th के अंदर सीखेंगे, उसको क्या कर देते हैं, उसका परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइजेशन कर देते हैं। वो थोड़ा आगे का है, अभी सिर्फ मैं आपको रूल बता रहा हूं। क्लियर हो गया। अब बात आती है रियल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है। तो रियल नंबर सभी नंबर जिन्हें, रियल नंबर्स कौन से होते हैं, वो संख्याएं, वो नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, वो सभी नंबर्स हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। बेसिकली सभी नंबर्स ही रियल नंबर होते हैं। क्लियर। आगे आते हैं इंटीजर्स। क्लियर।
इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो नंबर्स, वो संख्याएं, पूर्णांक कहते हैं हिंदी में, वो संख्या जो पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी कि पूर्णांक कहलाते हैं। क्लियर? यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सभी नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये सभी नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, आपका पूर्णांक कहलाते हैं, यानी कि हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहां पर कि रेशनल नंबर्स, यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे कि रेशनल नंबर्स, कोई दो रेशनल नंबर्स दिए होते हैं, उनके बीच की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो अब हमें स्टार्ट करते हैं, यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, यानी कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। किसके लिए? हमें यहां पर 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं। क्लियर हो गया? 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं और कह रहा है कि 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करो बिटवीन, किसके बीच के फाइंड करने हैं हमें, 3/4 और 5/4। 3/4 और 5/4 दो परिमेय संख्या है, 2 रेशनल नंबर्स है, और क्वेश्चन कह रहा है इनके बीच में कौन कौन से 5 नंबर्स आएंगे वो आपको बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर 100% आते हैं और आप अच्छे से देखना, आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली करना क्या है आपको, सिंपली कि जैसे यहां दिया हुआ 3/4 है ना, थोड़ा सा दूर पे लिख लो आप 5/4। आपको यहां पर कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 5 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप ऐसे टाइम पर क्या करना, जितने नंबर आपसे फाइंड करने के लिए कहेगा, जितने नंबर आपसे ज्ञात करने के लिए कहेगा, जितनी संख्या, आप उससे एक बढ़ा करके, यानी कि यहां 5 है, 5 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आप 1 बढ़ा करके यहां पर मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, है ना, यहां पर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर क्या आएगा, 18 डिवाइड बाय 24। क्लियर? और यहां पर क्या आएगा, 30 डिवाइड बाय 24। अब इनके बीच की जितनी भी संख्या होंगी वो लिख दो, 19 24 20 24 21 22 23, है ना, इनके नीचे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितने नंबर्स बोले थे, 5, तो हमारे कितने नंबर्स हो गए, बीच के 5 हो गए, है ना। बीच में और बाकी नंबर भी आ रहे हैं, जरूरी नहीं है आप सारे लिखोगे, जितने आपसे फाइंड करने के लिए कहा गया है सिर्फ उतने नंबर ही आपको लिखने हैं। ठीक है? तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अगेन क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन इस बार क्या कह रहा है कि भाई अगेन 5, दोबारा से 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। किसके बीच के करने हैं, 3 और 4 के बीच में। तो पहली चीज आप नोटिस करेंगे यहां पर कि जो 3 और 4 है, क्या ये इस समय पर परिमेय संख्या है, क्या ये इस समय पर रेशनल नंबर है, नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो बटे में लिखे होते हैं। क्या ये अभी बटे में लिखा हुआ है? तो देखो इसे कैसे बनाएंगे, 3 और 4 मान लेते हैं। क्लियर? अब जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। क्लियर? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब क्या बन गया, ये हमारा रेशनल नंबर बन गया। क्यों? क्योंकि ये PYQ की फॉर्म में आ चुका है। अब आपको आगे क्या करना है, यहां पर आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा है। कितनी? 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए कहा है, और सीधी सी बात, हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने को कहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जितने ज्ञात करने के लिए कहेगा उससे 1 बढ़ा दो। 5 से 1 बढ़ाएंगे कितना होगा, 6, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया? यहां भी मल्टीप्लाई कर दो और यहां भी मल्टीप्लाई कर दो। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखो, 6 3 से कितना होगा, 18 डिवाइड बाय 6 1 जा 6 हो जाएगा। यहां पर भी 24 डिवाइड बाय 6। अब इनके बीच की संख्याओं को लिख दो, 19 20 21 23 और 20 हो गया यहां तक। ठीक है? और डिवाइड में क्या आएगा, 6, डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा, 6। तो यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है, आपको ध्यान रखने वाली बात यहां पर ये है कि हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा, यानी कि जो हमारा हर होगा, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आंसर आपका क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 और 4/3, यानी कि हमें इस बार 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। किसके बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3/4 और 4/3 की। अब भाई बात आती है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जब भी रेशनल नंबर्स, जब भी परिमेय संख्या फाइंड करनी होगी तो उसका हर जो होगा, नीचे वाला जो नंबर होगा हमारा डिनोमिनेटर, वो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन आप यहां पर नोटिस करेंगे इन दोनों नंबर्स में हमारा नीचे वाला नंबर्स क्या है, बिल्कुल अलग है। और अगर आप यहां पर 1 बढ़ाकर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो बिल्कुल भी सेम नहीं होगा और हमारा आंसर यहां पर गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका होता है ये कि भाई आप पहले सबसे पहले नंबर्स को लिखो, 3/4 और 4/3। क्लियर हो गया? अब आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है नीचे वाला, इसे इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, और जो इसका नीचे वाला हर था, डिनोमिनेटर था, इसको इस साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया? अब देखो 3 3 क्या होगा, 9 हो गया, और 4 3 क्या हो गया आपका, 12 हो गया।
4 4 जा कितने हो गए आपके 16 और 3 4 3 जा कितना हो गया यहाँ पर 12। अब आप नोटिस करेंगे कि नीचे वाले जो नंबर्स हैं हमारे वो दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप इसके बीच के नंबर्स को लिख दो, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा 10 11 12 13 14 15। ठीक है, नीचे क्या लगेगा 12 लग जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। क्लियर, तो जितने नंबर्स बोले थे फाइंड करने के लिए वो हमारे हो गए 3 और 3 6 नंबर्स फाइंड करने के लिए बोले थे, 6 नंबर्स हमारे यहाँ पर पूरे निकल करके आ गए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, और अगर अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, √2 इज रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा के ऊपर दर्शा करके दिखाइए। अब भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो करने भी पड़ेंगे फेस। क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, √2 √3 या फिर √5, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाला है। क्लियर, तो देखो क्या कह रहा है, √2 को वर्गमूल 2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन के ऊपर। अब यहाँ पर बात आती है नंबर लाइन क्या होता है, ये संख्या रेखा क्या होती है। तो इसका मतलब जो वो लाइन जिसके बीच में क्या होता है आपका 0 और आपके सीधे हाथ पर सभी प्लस वाले नंबर्स होते हैं और उल्टे हाथ पर आपके कौन से होते हैं, माइनस वाले नंबर होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। अब इस नंबर लाइन के ऊपर आपको बताना है कि ये जो √2 होगा वो किस जगह पर होगा। क्लियर हुआ इतना? तो मैं आपको एक नॉर्मल इजी सा तरीका बताने वाला हूं। सिंपली आपको करना क्या होता है, देखो सबसे पहले बात आती है कि आपको यहां पर इसे हम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो भी हम इसी क्लास के अंदर समझेंगे। देखो सबसे पहले आप क्या करो, नंबर लाइन बना लो। यहां पर हमने क्या बना ली, नंबर लाइन। आपको ये अपना कंपास से बनाना है, स्केल की हेल्प से बनाना है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बनाना है। क्लियर, तो देखो 0 यहां पर बनाएंगे 1 और यहां पर बनाएंगे 2, बिकॉज सीधे हाथ पर हमारे प्लस वाले नंबर्स होते हैं। यहां पर 1 हो गया और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा -1 और -2 हो गया। क्लियर हुआ? सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां से लेकर यहां तक इस √2 को हम क्या कर सकते हैं, √2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1। तो आप बेसिकली क्या करो, सबसे पहले 1 यहां पर बेस ले लो इसका। 1 हमने यहां पर क्या ले लिया, 0 से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर इसका बेस हो गया। अब स्केल की हेल्प से आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन यहां पर खींच देनी है। क्या करना है, सेम याद रखना, 1 सेंटीमीटर की लाइन आपको यहां पर ड्रॉ कर देनी है। क्लियर हुआ? सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या करा आपने, यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर मान लिया। देन आपको आगे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की लाइन यहां पर ड्रॉ कर देनी है। फिर उसके बाद यहां पर 0 से इसको क्या कर देना है, मिला देना है स्केल की हेल्प से। अब देखो ये क्या बन रहा है आपका, एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो इसका नाम देते हैं, इसका नाम है ABC। क्लियर हुआ? तो देखो याद रखना हमेशा, मैं आपको यहां पर नई चीज बताने जा रहा हूं कि अगर कोई एक समकोण बन रहा होता है 90 डिग्री का, एक ट्रायंगल एक त्रिभुज बन रहा होता है, हमेशा अगर उसमें हमें उसकी तीनों साइड निकालनी हो, यहाँ पर जैसे 2 साइड 2 भुजा पता है, तीसरी साइड निकालनी हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, तो उस समय पर एक हम फॉर्मूले का, एक आइडेंटिटी का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम होता है इसका, पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर हुआ इतना? अब पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, ये कहती है कि h² इक्वल टू होता है p² प्लस b² के। अब यहां पर बात आती है HPB क्या होता है, तो देखना जो सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है, जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने होती है, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्लियर हुआ? जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में विकर्ण या फिर कर्ण कहते हैं। और जो 90 डिग्री के बराबर में होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, आपका लंब कहते हैं। और नीचे वाली जो होती है इसे बेस यानी कि आधार कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, h² इक्वल टू p² प्लस b², यानी कि लंब और आधार के स्क्वायर का, इनके वर्गों का जो योग होता है वह हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, आपका हाइपोटेन्यूज के यानी कि विकर्ण के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर जो बेस है वो 1 दिया हुआ है और जो हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब है वो भी 1 दिया हुआ है, यानी कि ये भी 1² और प्लस परपेंडिकुलर भी कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर में h²। तो देखो आगे 1 का स्क्वायर करोगे, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का यहाँ पर स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ? अब देखो h² बराबर 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब नया जो अगला रूल है, याद रखना जो स्क्वायर होता है ना, वो बराबर के दूसरी तरफ जाकर के आपका रूट यानी कि वर्गमूल बन जाता है। तो h बराबर में वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कि ये जो h आ गया ये कितना निकल के आया, हमारा वर्गमूल 2 आया। अब आपको मेन करना क्या है कि कंपास लेना है, ठीक है, कंपास को यहां पर रखना है इसकी नोक को और इसे यहां तक खोलना है। क्लियर? फिर उसके बाद में एक यहां से आर्क लगा देनी है, जो कि आपकी जो आर्क होगी वो यहां कहीं पर आएगी। क्लियर? और यही हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया थोड़ा सा तो फिर से बैक जाइए और एक बार वीडियो को अगेन देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं और इसके बाद आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को जरूर कमेंट में जरूर बताइए। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100% आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं गारंटेड कह सकता हूं आपके हर एक साल आपके एग्जाम के अंदर आता है। सो हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है कि 0.3333 इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी कि हमें क्या करना है, एक आपको 0.33 यानी कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर जो कि बार बार आ रहा है, हमें इसे बटे में दर्शा के दिखाना है। एक चीज देखो, मैं आपको एक नॉर्मल एक बात बताता हूं, जैसे ये 0.3 लिखा हुआ है, क्लियर हुआ? तो मैं क्या करूंगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब देखो जो पॉइंट जो होता है, पॉइंट हमेशा कटता है और पॉइंट के आगे जितनी संख्या होती है, पॉइंट के आगे कितनी संख्या, एक संख्या, तो आप उतने नीचे 0 लगा देते हो। यानी कि यहां पर बार नहीं था, ये नंबर बार बार नहीं आ रहा था, तो आपने इसे कट कर दिया। और एक और एग्जांपल 0.835 लिखा हुआ है, क्लियर? तो माना कि मैं सबसे पहले कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगाऊंगा। अब ये पॉइंट कटेगा और पॉइंट के आगे कितनी संख्या, 1 2 3 संख्या है, तो मैं नीचे सिंपली क्या करूंगा, 3 जीरोस लगा दूंगा। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पर लिखा है कि 0.3 का बार है। बार का मतलब क्या होता है, सिर्फ याद रखना, ये जो बार, इसे क्या बोला जाता है, बार बोला जाता है। और इस बार का मतलब होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। क्लियर हुआ? अब मैं कह रहा हूं इसे आप पी बाई क्यू की फॉर्म में दर्शाओ, तो आप ऐसे कर सकते हो, पॉइंट काटा, कितनी बार नीचे 0 लिखोगे, ये ऐसे नहीं किया जा सकता। इसको करने का एक अच्छा एक अलग तरीका होता है, जिसे आपको मैं बिल्कुल इजी से तरीके से समझाने वाला हूं, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमें इसे करना कैसे होता है। सबसे पहला काम कि आपको यहाँ क्या देखना है, 0.3333 बार बार आ रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो 3 है ना, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब मैं इसे क्या मान सकता हूं, 0.3 का बार मान सकता हूं। अब आपको एक चीज याद रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको पेपर के अंदर सिंपली ये देखना है कि ये जो बार है ना, वो कितने नंबर्स के ऊपर दिया हुआ है। क्लियर हुआ? अगर देखो बार एक नंबर के ऊपर है, ठीक है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, उसे 10 से गुणा करेंगे। क्लियर हुआ? अगर बार 2 संख्याओं के ऊपर है, 2 नंबर्स के ऊपर है, तो आप उसे 100 से गुणा करोगे। अगर बार 3 संख्याओं के ऊपर है तो आप उसे 1000 से गुणा करोगे। अगर बार 4 संख्याओं के ऊपर है तो आप उसे 10,000 से गुणा करोगे। सिंपली जितने बार उतने 0 ले लेने हैं। एक बार 1 0, 2 बार 2 0, 3 बार तो 3 0 ले लेने हैं। क्लियर हो रहा है इतना? अब सिंपली देखो यार, आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम, कुछ नहीं, स्टेप याद करो, अच्छे से समझ आएगा। अगर जो भी वैल्यू दी हुई है आपको, जो भी संख्या दी हुई है आपको, सबसे पहला काम उस पूरे को क्या करना है, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या था, सबसे पहला काम कर लो कि आप इस पूरे को x मान लो। क्या मान दिया है मैंने, इस पूरे को पहले लेट करते हैं कि जो वैल्यू दी हुई है ये x के बराबर मान ली 0.3 का बार। मैंने इसको पूरा क्या मान लिया, 3 का बार मान लिया। क्यों मानते हैं हम x मैथ्स के अंदर, जब हमें कोई चीज नहीं पता होती है, हमें उसे परफेक्ट निकालना होता है, तो हम उसे मैथ्स के अंदर x y z यानी कि उसे किसी भी वर्णमाला कोई भी अल्फाबेट का नाम दे देते हैं। और हमेशा याद रखना, मैथ्स के अंदर जितनी भी x y z ABCD आ रहे होते हैं, उन सभी को चर कहा जाता है, यानी कि वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल का मतलब है जिसका मान, जिसकी वैल्यू कभी सेम नहीं रहती है, उन्हें क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। इसीलिए इसे x माना जाता है। समझ आ गया? तो भाई सिंपली देखो, अब क्या करना है आपको, एक संख्या के ऊपर बार है तो आप इसे क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से गुणा करोगे। अब अगर आप इसे 10 से गुणा कर रहे हो तो इसे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है भाई, सीधी सी बात है, अगर एक परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी दोनों को बराबर बांटी जाएगी। सेम ऐसे अगर 10 से इसको गुणा कर रहे हो तो भाई इसको भी गुणा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ इतना? तो सिंपली देखो, इससे गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10x। क्लियर? इसे तो हम समीकरण एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो, जब इसे 10 से गुणा करा जाएगा, 0.3 को गुणा करोगे 10 से, तो देखो क्या आएगा, मैं आपको डीपी समझा रहा हूं। ये पॉइंट कटेगा, नीचे क्या लग जाएगा, 10, तो 10 से 10 कट गया, तो इसका मतलब सिर्फ आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन आपका जो 3 का बार है, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, यानी कि 3 तो बार बार आ रहा है। जैसे इसे ऐसे लिख सकते हैं, मानो समझने के लिए, ये 3 बार बार आ रहा था ना, ठीक है। तो अगर जब इससे 10 से गुणा करा तो जो पॉइंट है वो कट करके एक तरफ चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, मैंने आपको रीजन बताया। जैसे 0.3 का बार बार आ रहा है, तो पॉइंट कटेगा, नीचे 10 लगेगा, वो आगे बढ़ जाएगा एक तरीके से। ठीक है, यानी कि पॉइंट यहां पर आ गया, पॉइंट कटा 10 से,
तो ये यहाँ आ गया, और 3 का बार तो रिपीट हो रहा है, वरना आपको अच्छा तरीका मैंने सिंपल बताया कि भाई देखो यहाँ पर ये कैसे आया, 3 आ गया तो मैंने 3 लिख दिया, लेकिन 3 का बार जो था वो तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, आगे रिपीट हो रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, और इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, समीकरण नंबर 2। बस 2 काम कर लिए। अब सिंपली कुछ नहीं करना कि समीकरण 2 यानी कि इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर देना है, ठीक है। तो भाई देखो लिखो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, ठीक है। तो भाई देखो 10x इक्वल टू 3.3 का बार, और ऊपर क्या था, x इक्वल टू 0.3 का बार। क्लियर, माइनस कर रहे हो, माइनस का साइन लगाओ। अब ध्यान से देखो, यहां 3 के बार जितने भी आ रहे होंगे पॉइंट के बाद, मतलब 3 जितनी बार भी रिपीट हो रहा होगा वो क्या हो गया, माइनस हो गया, कट गया। क्लियर हुआ। अब 3 में से 0 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। और 10x में से x का मतलब 1x, 10x में से 1x माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो भाई देखो 3 ऊपर था, 9 नीचे आ गया। आपको पता है x और 9 के बीच में जब कोई साइन नहीं होता, दो संख्या कैसी भी है, अगर उनके बीच कोई साइन नहीं लिखा हुआ, अलग अलग है, एक चर है, एक अचर है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, और उनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो आप हमेशा याद रखेंगे वहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई। तो x और 9 के बीच कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर के हमेशा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा डिवाइड में चला गया। आप देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी कि x की वैल्यू 1/3 आ चुकी है। यानी कि हमें क्या बोला था, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में दर्शाना था, हमने p बाई क्यू की फॉर्म में बट्टे में इसे दर्शा के दिखा दिया। क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। और इसीलिए आपको एक होमवर्क भी देता हूं कि 0.6 का बार एंड 0.7 का बार और 0.9 का बार, ये आपको क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं, और फटाफट से मुझे कमेंट में आंसर करके बताना है। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखो मजा आएगा करने में। और इसके साथ साथ मैं आपको यहां पर एक ट्रिक समझाने वाला हूं, जिस ट्रिक की हेल्प से आप माइंड में इसे 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखो सिंपली क्या है, 0.47 का बार, यानी कि ध्यान से नोटिस करो, यहां पर जो बार है ना वो सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर है, और इसे भी हमें p बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में दर्शाना है। तो क्लियर हो गया आपको इतना। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि जो भी नंबर दिया हुआ है उस पूरे को आप लेट कर लो x। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट किया कि जो ये पूरा नंबर दिया हुआ है इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। फिर दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि आपको नोटिस करना है यहां पर कि जो बार होगा वो कितनी संख्याओं के ऊपर है। तो बेसिकली यहां पर जो बार दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या के ऊपर है। अगर एक संख्या के ऊपर बार होता था तो किससे मल्टीप्लाई करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करते थे। तो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर मल्टीप्लाई इससे करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये पॉइंट कट के नीचे जाएगा तो एक 0 इधर पॉइंट इस साइड पहुंच जाएगा, यानी कि आगे की तरफ सरक जाएगा। तो सिंपली 4.7 बन जाएगा। ये समझ आया। लेकिन नोटिस करने वाली बात ये कि जो 7 का बार है वो तो बार बार आ रहा है ना। क्लियर हो गया इतना। यानी कि यहां पर ये हुआ कि भाई जो ये पॉइंट था इस साइड चला गया है ना, इस साइड चला गया। तो भाई सिंपल क्या बन गया आपका, 4.7 बन गया। और जो 7 का बार था ये मैंने दोबारा क्यों लिखा है, क्योंकि बार बार आ रहा है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। अब इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो लिखो, देखो कैसे माइनस करोगे, 4.7 7 का बार और x इक्वल टू 0.4 और 7 का बार। समझ गए इतना। माइनस करते हैं तो देखो 7 जितने भी आ रहे होंगे वो तो कट हो गए। 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। और पॉइंट लगा दिया, 4 को 0 माइनस करेंगे 4 ही बचेगा। 10x में से 1x माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, 9x बचेगा। क्लियर हुआ इतना। आगे तो आगे क्या करना है, देखो 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाय 9। अब पॉइंट कटेगा, पॉइंट के आगे कितनी, एक संख्या, तो एक 0 लगा दो, यानी कि 43 डिवाइड बाय 90 इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। अब इसके साथ मैंने क्या बताया आपको, मैं बताने वाला हूं इसकी ट्रिक। तो सिंपली देखो ट्रिक क्या होती है इस क्वेश्चन की। अगर यहां पर क्या लिखा है, 0.47 का बार लिखा है। क्लियर हो गया। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सिलेबस से हटके ट्रिक समझा रहा हूं। तो देखो ट्रिक क्या होगी, सिंपली आपको क्या करना है,
ये देखना है कि क्या है पूरा नंबर्स, बार बार हटाओ कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट के लिए। ये 47 लिखा है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 47, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 है और उस 0 की यहाँ पर वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गया इतना? तो भाई ये क्या लिखा है आपको 47 लिखा है। अब सिंपली आपको देखना है, अगर ये 47 लिखा है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि भाई देखना है यहाँ पर किस संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो यहां पर इन दोनों में से किस संख्या के ऊपर बार नहीं है? 4 के ऊपर बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसे आप इस पूरे में से माइनस कर दो। तो 4 के ऊपर बार नहीं है, यहां पर 4 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा आपका 43 बचेगा। तो 43 लिख दो। अच्छा देखो, एक संख्या के ऊपर बार था ना, एक संख्या के ऊपर बार था, तो एक संख्या के ऊपर बार होता है तब क्या करते हैं, 10 में से 1x माइनस कर देते हैं ना, 10x में से 1x, तो कितना बचता है हमेशा हमारा 9x बचता है। अब आपको यहां पर देखो आंसर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं था, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं था उतने यहां पर 0 भी लगा देने हैं, यानी कि हमारा आंसर हो गया। अगेन बताता हूं, समझ आ जाएगा। पहले देखना है पूरा नंबर क्या था, 47 था। अब देखना है किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं था, तो 47 में से 4 माइनस कर दिया, कितना बचा 43 बचा, 43 लिख दिया। नीचे क्या आना था 9, क्योंकि 1 के ऊपर बार था 9 आएगा, 2 के ऊपर होगा तो 99 आ जाएगा। ट्रिक के साथ बता रहा हूं ये मैं। अब देखना है आपको, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने यहां पर 0 लगा दो। 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, अगर 2 के ऊपर बार नहीं होता तो 2 0 लगा देते। देखो आंसर मैच हो रहा है ना यहाँ पर। इसे आप 2 सेकंड के अंदर भी देखते ही आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर के अंदर यूज नहीं करना। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, अगर मेंटल मैथ या कहीं पर भी आपको डायरेक्ट आंसर बताना है तो आप इस मेथड का यूज करके डायरेक्ट आंसर इसका बता सकते हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, ट्रिक अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है कि 0.003 का बार, यानी कि 3 संख्याओं के ऊपर बार है और इसे हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में दर्शाना है। तो देखो सिंपली मैंने आपको जो बताया सेम वही स्टेप अपनाना है। ऐसा नहीं है कि डरना है कि भाई 3 के ऊपर बार आ गया आप कैसे करें, वो अलग था। सिंपली देखो क्या करना है, लेट करो। सबसे पहले क्या कर लो, लेट कर लो। क्या लेट करेंगे, इस पूरे को आप x मान लो, 0.003 के ऊपर बार है। अब दूसरी चीज मैंने क्या नोटिस करने के लिए बोली, ये देखो कि जो बार है ना वो कितनी संख्याओं के ऊपर है, 3 संख्या के ऊपर बार है। अगर 3 के ऊपर बार होता था तो हम क्या करते थे, 3 0 यानी कि 1000 से गुणा कर देते थे। अब इस पूरे को 1000 से गुणा कर दो, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, इधर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1000x बन जाएगा, इक्वल टू 1000x बन गया। और इसे करेंगे तो देखो क्या होगा, सिंपली जब इसे 1000 से गुणा करा जाएगा तो पॉइंट कटेगा। पॉइंट क्या होगा, 3 संख्या है तो नीचे 3 0 लग जाएंगे, यानी कि 1000 से 1000 कट जाएगा। कहने का मतलब सीधा पॉइंट को है ना 3 0 आगे बढ़ा दो, 1000 लिखा है ना यहाँ पर, तो 1 2 3 3 0 आगे बढ़ा दो, 1 2 3, यानी कि पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली 3, क्योंकि इससे पीछे के वैल्यू जो 0 है उनकी वैल्यू नहीं होती है, और आगे पॉइंट, लेकिन 0.00 ये तो आपका बार बार आ ही रहा था। क्लियर हो गया इतना? देखो सिंपली क्या किया मैंने कि 1000 से गुणा करना था, इधर 1000 से गुणा करना था, तो हमने क्या करा, 3 0 थे तो 3 पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना 3 संख्या आगे बढ़ा दिया, 1 2 3, तो कहां लग गया, इसके बाद लग गया यहाँ पर। और ये जो था ये तो बार बार आ रहा था, इसे लिख दिया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड माइनस करते हैं, दो में से एक को माइनस करते हैं तो 1000x इक्वल टू 3.003 का बार, और डिवाइड में x इक्वल टू 0.003 का बार। ठीक है, माइनस करेंगे तो 0.003 का बार कट गए दोनों एक दूसरे से, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 ही बचेगा। 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 999x बचेगा। क्लियर हुआ? 999 आपका मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइड बाय 999। अब देखो ये कट रहा है आपका, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/333 आ गई। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज का होने वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे 1 या 2 मार्क्स के अंदर हमारे एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो बेसिकली मैंने इसकी आइडेंटिटी यानी कि इसके फॉर्मूले लिखे हैं, यही यानी कि यहाँ पर देखो फॉर्मूले समझाता हूं, सिंपल इसे कॉपी पे नोट कर लेना। तो सिंपल होता क्या है, अगर किसी की पावर m यानी कि a की पावर m और a की पावर n बराबर में क्या होता है, हमेशा याद रखना, अगर कोई 2 संख्या लिखी हुई है और उनके ऊपर पावर लगी हुई है, पावर यानी कि उनकी घात लगी हुई है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर नीचे वाले नंबर सेम है, तो उसे एक और लिख लेना है और पावर को हमेशा ऐड कर देना है। क्लियर? सेकंड रूल है कि अगर नीचे वाली संख्या से अलग अलग है और ऊपर की पावर अलग सेम है, नीचे वाली संख्या अलग है ऊपर की पावर सेम है, तो इस समय पर क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम हो जाएगी। क्लियर हो गया? अगला है, अगर किसी की पावर m और डिवाइड में किसी की पावर a की पावर m a की पावर n है, तो वो इक्वल टू में दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है, a बराबर में m माइनस n। रीजन क्या है, अगर कोई 2 नंबर ऐसे हैं कि भाई जिनकी पावर अलग अलग है लेकिन वो सेम है,
तो नीचे वाली संख्या हमेशा ऊपर जाती है, सेम हो जाएगी, एक बार लिखेंगे और पावर में से पावर को माइनस कर देंगे। क्लियर? अगर कोई एक ऐसा नंबर है आपका a की पावर n और एक, जैसे मान लो एक ये दे रखा है, किसी की पावर दे रखी है, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के और भी पावर दे रखी हो, पावर यानी घात दे रखी हो, तो सिंपल हमारी पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर mn हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी ऐसे अच्छे से अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको इसके एग्जांपल्स के साथ में समझाता हूं, कुछ क्वेश्चंस करा करके। तो बेसिकली देखो, अगर मानते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 दी हुई है, क्लियर हुआ? ये आपका क्वेश्चन मानते हैं, ठीक है? तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, देखो आइडेंटिटी की तरह है कि a की पावर m और a की, इसका पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई समझे आप, ठीक है? a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। क्लियर हो गया? ये रहा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, बेस को सेम कर देंगे, क्लियर, और पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैं यहीं पर करके दिखाता हूं आपको, बेस सेम कर देंगे और पावर को ऐड कर देंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ इतना? सेकंड वाले का कराता हूं मैं आपको यहां पर। तो सेकंड क्या है हमारा कि किसी की भी पावर मानते हैं, 2 की पावर 3 दी हुई है और यहां पर 3 की पावर भी 3 दी हुई है। तो यहां पर नोटिस करने वाली चीज क्या, पावर दोनों जगह सेम है लेकिन नीचे वाले डिजिट्स अलग अलग है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले नंबर्स को। तो 2 3 से कितना हो जाएगा, 6, और पावर को क्या लिख देना, एक बार सेम 3 आ जाएगा, यानी कि ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो भाई थर्ड वाला एग्जांपल समझाता हूं आपको। अगर मानते हैं 2 की पावर 4 दी हुई है और डिवाइड में 2 की पावर 2 दी हुई है, तो इसे कैसे करेंगे, तो आप देखोगे नीचे जो नंबर्स हैं 2, ये दोनों जगह सेम है और पावर दोनों की क्या है भाई, अलग अलग है। तो नीचे वाला ऊपर जाके सेम हो जाएगा, 2 एक ही बार लिख देंगे और पावर हमेशा माइनस हो जाएगी, 4 में से माइनस कर देंगे 2, तो कितना बचेगा आपका, 2 की पावर 2 बचेगा। यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो देखो लास्ट वाला क्या है हमारा, अगर किसी की पावर 2 ये दी हुई है और इसके ऊपर एक और पावर लगी हुई है, क्लियर, ब्रैकेट के ऊपर एक और पावर लगी हुई है, तो पावर से पावर हमेशा क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। यही हमारा यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखो आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो इस टाइप से होंगे, जैसे कि कोई एक नंबर दिया होगा और इसके ऊपर इस तरीके से पावर लिखी होगी, तो हमें इसे स्प्लिट करना होता है। तो सिंपली देखो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करना होगा, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज 1.5 या 1.6 में होंगे। तो सिंपल देखो आपको क्या करना है, अगर ये 64 लिखा हुआ है तो आपको सिंपली सोचना है कि ये जो 64 है क्या किसी की पावर होती है। मतलब आपको यहां पर देखना है, पहले 2 नीचे वाले नंबर को देखना है, 2 आ रहा है, तो आपको भी ये देखना है कि इसको इस तरीके से तोड़ो, इस तरीके से लिखो कि इसकी पावर जो है 2 आ जाए, यानी कि 64 को किस तरीके से लिखें कि उसकी पावर 2 आ जाए। तो भाई 64 को ऐसे लिख सकते हो, 8 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है, 8 8 64 होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 की पावर 2, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी पावर सेम हो जाएगी। तो सिंपली भाई देखो इसको क्या लिखेंगे, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसके ऊपर एक और पावर दी हुई है, क्या, 1/2 दी हुई है। अब आप सोचेंगे ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो पावर से पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 2 1 2, या फिर डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि भाई देखो ये क्या है, 1/2 लिखा हुआ है, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 होगा और 2 1 2 यानी कि ये हो जाएगा और 2 से 2 कट के हमारा कट जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कट कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा। क्लियर हुआ? यानी कि 8 हमारा यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। और क्वेश्चन समझा देता हूं, जैसे कि भाई हमारे यहाँ दिया हुआ है 32 की पावर 1/2 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है मानते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो भाई हमें सोचना है कि यहां पर सबसे पहले देखना है पावर क्या है, 5 है। अब 32 को 32 को किस तरीके से लिखा जाए जो इसकी पावर 5 आ जाए। तो यानी कि देखो 2 को और 5 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? आपको अब आगे क्या करेंगे, 1/5, 5 से 5 कटा, आंसर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है कि सर आपको तो पता है ये कैसे करना है, बट हम कैसे करेंगे। तो सिंपली भाई देखो कि यहाँ पर क्या लिखा है, 32 लिखा हुआ है ना, और 32 को आप स्प्लिट कर लो, यानी कि उसका एलसीएम कर लो, सबसे अच्छा तरीका। तो भाई देखो एलसीएम करोगे क्या आएगा, 2 1 2 कैरी 1, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो हमारा आंसर आ गया ना ये वाला। तो आप इस तरीके से लिख देना। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहीं पर हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से यार अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।